जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विशाल लार्ज स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग को पढ़ रहे थे, जो कि दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा ही कवर कर लिया है, और इसके लिए दोस्तों आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, जिसका नाम है रेल के प्रकार, रेल वेल्डिंग और उसके प्रकार, और रेल बंधक। यानी कि रेल टाइप्स क्या होते हैं, रेल की वेल्डिंग क्या होती है, इसके टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, और रेल फास्टनिंग क्या होती है इसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं रेल क्या होता है। रेलगाड़ियों के पहिए जिस इस्पात के लंबे गड्ढर के शीर्ष पर चलती हैं उन्हें रेल कहते हैं। यानी कि रेल क्या होती है, रेलगाड़ियों के जो पहिए होते हैं और वो जिस इस्पात के लंबे गड्ढर के शीर्ष पर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। दो रेलों को निर्धारित गेज पर रखकर स्लीपर के ऊपर रखकर जोड़ दिया जाता है। रेल बनाने के लिए उच्च कार्बन इस्पात का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रमुख घटक निम्न हैं। यानी कि रेल में कौन कौन से घटक प्रयोग होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहला है कार्बन कितना परसेंट होता है, 0.55 से 0.70% तक। मैग्नीज होता है 0.65 से 0.90% तक। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, 0.50 से 0.30%। सल्फर की मात्रा इसमें होती है 0.05% से कम होती है। फास्फोरस की मात्रा 0.05 से कम होती है इसमें। इसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ रेल, यानी कि रेल के प्रकार। रेल के कितने प्रकार होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। रेल मार्ग के लिए निम्न 3 रेलों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेल मार्ग जो हमारी होती है इसमें 3 प्रकार की रेल का प्रयोग किया जाता है। पहली है दोहरे शीर्ष वाली रेल। पहली रेल कौन सी है, दोहरे शीर्ष वाली रेल। इसके बाद है बुल शीर्ष वाली रेल, और इसके बाद है चपटे पाद वाली रेल। यानी कि दोहरे शीर्ष वाली रेल, बुल शीर्ष वाली रेल और चपटे पाद वाली रेल। तो सबसे पहले हेडिंग हम देखने वाले हैं दोहरे शीर्ष वाली रेल, डबल हेडेड रेल। इस रेल के दोनों सिरे शीर्ष तथा पाद बराबर माप के होते हैं। यानी कि इसके जो शीर्ष और पाद होते हैं दोनों ही बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसका जो बनाए रेल, तो ये जो रहती है रेल इसका ऊपर वाला भाग यानी कि ये वाला भाग और नीचे वाला यानी कि पाद वाला भाग, दोनों ही इनकी लंबाई कैसी होती है, समान होती है, एकदम इक्वल रहती है। जो एक वेव के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये वेव के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रारंभ के दिनों में इन्हीं रेलों की ही प्रयोग किया जाता था। इसमें दोनों सिरों का माप इसलिए बराबर रखा जाता है ताकि एक सिरा घिस जाने के बाद पुनः नीचे के सिरे को ऊपरी सतह पर रखकर कस दिया जाए। यानी कि पहले के ज़माने में इन्हीं रेलों का प्रयोग किया जाता था। वो क्यों किया जाता था कि अगर एक सिरा घिस जाता था तो दूसरे को चेंज करके ऊपर उसको लगा दिया जाता था। इसके बाद है बुल शीर्ष वाली रेल, बुल हेड रेल। इस रेल का शीर्ष पाद की अपेक्षा बड़ा रखा जाता था। यानी कि इसका जो शीर्ष था वो पाद की अपेक्षा बड़ा रखा जाता था। इसके शीर्ष पर पाद की अपेक्षा में अधिक मात्रा में इस्पात का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जब उसको बड़ा रखा जाएगा तो इसके शीर्ष पर भी जो इसकी मात्रा रहेगी इस्पात की वो ज़्यादा होगी, ताकि यह रेलगाड़ी के पहियों के गतिमान भार को आसानी से वहन कर सके। इन रेलों को स्लीपर पर कसने के लिए रेलों के नीचे कुर्सी का प्रयोग किया जाता है, जिससे रेल मार्ग का व्यय बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा है तीसरी हेडिंग चपटे पाद वाली रेल, फ्लैट फुटेड रेल। इसकी क्या है, इस रेल में पाद शीर्ष की अपेक्षा चौड़े तथा चपटे बनाए जाते हैं। इसे बिगनॉल रेल भी कहते हैं। यानी कि इसे स्लीपर पर बिना कुर्सी के भी स्थिर किया जा सकता है। वर्तमान समय इसी रेल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कि आजकल सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग हो रहा है, कौन सी रेल का, वो हो रहा है चपटे पाद वाली रेल का।
और इसमें जो पाद शीर्ष की अपेक्षा चौड़ा रहता है, यानी कि जो पाद रहता है वो शीर्ष की अपेक्षा चौड़ा रहता है। यानी कि जो अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो जो रेल हमारी ये बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस तरह से। और इसका जो पाद रहेगा वो यानी कि ये क्या है, इसका ये पाद वाला भाग है और ये है इसका शीर्ष। तो इसका जो शीर्ष आप देख रहे हो वो शीर्ष इसका कम रखा जाता है और पाद जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, और इसी को हम यहाँ पे स्लीपर के द्वारा इस रेल को फिट कर देते हैं फास्टनिंग के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा है रेल की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ रेल क्या होता है। तो रेल की लंबाई क्या है, रेल मार्ग का निर्माण करते समय अधिक लंबाई की रेल का प्रयोग करना उचित रहता है। यानी कि रेल मार्ग का जब हम निर्माण करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं उसमें कि रेल का जो लंबाई हो वो सबसे ज़्यादा हो। इसमें रेलों के बीच जोड़ों की संख्या कम रहती है। रेल मार्ग में सबसे कमज़ोर भाग दो रेलों का जोड़ होता है। इस बात को ध्यान देना है कि रेल मार्ग में सबसे कमज़ोर भाग क्या होता है, उनके जोड़ वाला भाग होता है। इसलिए रेल मार्ग में जोड़ जितने कम होंगे उसकी सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। यानी कि इसमें जो हमारी लंबाई में जो सबसे कम जहाँ पे जोड़ होंगे उसकी सामर्थ्य भी उस रेल की ज़्यादा से ज़्यादा होगी। भारत में रेलों की लंबाई रेल मार्ग की गेज के अनुसार निर्धारित है, जो कि निम्न है। यानी कि मानक गेज की रेल की लंबाई कितनी होगी, 12.80 मीटर, और मीटर गेज की लंबाई कितनी होगी, 11.89 मीटर। रेल का भार यानी कि वेट ऑफ रेल क्या होता है, रेलों को इसके प्रति मीटर लंबाई के भार में मापा जाता है। यानी कि रेल की जो लंबाई ली जाती है वो किस में ली जाती है, प्रति मीटर भार में। यदि यह कहा जाए कि यह एक रेल 60 किलोग्राम की है, तब इसका अर्थ है कि इस रेल के 1 मीटर टुकड़े का भार 60 किलोग्राम है। भारतीय रेल में निम्न रेल खंड अपनाए जाते हैं। पहला, मानक गेज, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का भार कितना रहता है, 60 किलोग्राम प्रति मीटर, 52 किलोग्राम प्रति मीटर, 90 LBS पर यार्ड, ठीक है। इसके बाद मीटर गेज का भार कितना होता है, मीटर गेज का 90 LBS पर यार्ड, 75 LBS पर यार्ड और 60 LBS पर यार्ड रहता है। सक्रिय गेज यानी कि नैरो गेज का भार कितना होता है, 50 LBS पर यार्ड। इसके बाद है रेलों की वेल्डिंग, यानी कि रेल वेल्डिंग क्या होता है उसके यहाँ पे देखते हैं। तो रेल वेल्डिंग में क्या होता है, रेल मार्ग में जिस स्थान पर दो रेलों के बीच जोड़ लगाया जाता है, यानी कि रेल मार्ग जब हम बनाते हैं तो दो रेलों को आपस में जहाँ पर जोड़ते हैं उस स्थान पर रेल की सामर्थ्य कम हो जाती है, क्योंकि यह स्थान रेल मार्ग में सबसे कमज़ोर स्थान होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे दो रेलों को आपस में जोड़ते हैं वह स्थान कमज़ोर होता है हमारा रेल मार्ग में। अतः दो या दो से अधिक रेलों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़कर रेल की लंबाई को बढ़ा देते हैं और इसकी सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब उनको जोड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग के द्वारा वहाँ पे जोड़ देते हैं। इससे रेल की सामर्थ्य बढ़ जाती है और रेल मार्ग में जोड़ों की संख्या भी कम हो जाती है। जोड़ों की संख्या किस प्रकार से कम होती है, उसमें वेल्डिंग करके रेल मार्ग में। रेल मार्ग पर रेल वेल्डिंग के करने से रेल मार्ग पर व्यय कम आता है, यानी कि रेल मार्ग पर जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, व्यय कम आता है। पुलों के पूरे पार्ट पर एक ही रेल का प्रयोग करने से पुल के ऊपर रेल मार्ग अधिक सुरक्षित रहता है। इसके बाद हमारा है हेडिंग विसर्पण, यानी कि क्रीप क्या होता है, रेल का स्लीपर के सापेक्ष अपनी लंबाई की दिशा में मूल स्थिति से आगे अथवा पीछे सरकना विसर्पण कहलाता है। यानी कि क्रीप क्या होता है, रेल का स्लीपर के सापेक्ष, यानी कि जो हमारी रेल होती है वो किस पे लगी होती है, स्लीपर पे। ये हमारे स्लीपर रहते हैं और स्लीपर के ऊपर हमारी ये क्या रहती हैं, रेल्स रहती हैं। और इनका क्या होता है कि जब ये आगे पीछे हो जाए, यानी कि इस तरह से हो जाए स्लीपर से आगे पीछे इस तरह से, तो इसे ही क्या कहते हैं, क्रीप कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। प्राय रेल अपनी मूल स्थिति से स्लीपर के सापेक्ष आगे पीछे या दोनों रेल विपरीत दिशा में सरक जाती हैं। प्राय क्या होता है कि जो हमारी रेल होती है वो स्लीपर से या तो आगे पीछे हो जाती हैं या फिर दोनों ही विपरीत दिशा में सरक जाती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, रेल विसर्पण कहा जाता है। रेल विसर्पण के कारण रेल दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे इसका एक फिगर भी दिखाया गया है।
और इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं भिसरपड़ के सिद्धांत, जो कि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।